हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 में ईवीएस के पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है चालुक्य राजवंश, बी है काकतीय राजवंश, सी है पल्लव राजवंश और डी है चोल राजवंश। तो देखिए, गोलकुंडा का जो किला है वो काकतीय राजवंश ने बनवाया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है हमारा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक बीच में खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको भरना है। ऑप्शन ए है अंधविश्वास, बी है मिथक, सी है वैज्ञानिक तथ्य और डी है रूढ़िबद्ध धारणा। पूछा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है? एक अंधविश्वास है या मिथक है या वैज्ञानिक तथ्य है या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, रूढ़िबद्ध धारणा। क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक रूढ़िबद्ध सोच है। ऐसा नहीं है कि यह कोई वैज्ञानिक तथ्य है या वास्तव में सच है, ऐसा भी नहीं है। यह मिथक है, यह भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है कि आपने बिना कुछ सोचे, बिना उस सच्चाई को जाने बस ऐसे ही उसको मान लिया है और उसी को सालों साल से सच मानते आ रहे हैं। तो यह जो होता है यह जेंडर इश्यू है और इसको हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, बी है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, सी है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल और डी है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। देखिए, बाला जो है इसका अब सीधा सा अर्थ ये है कि जो बिल्डिंग है, जो भवन है हमारे स्कूल के, वो अधिगम सहायक यानी सीखने में सहायक के रूप में हो। उस पर विभिन्न प्रकार की चित्र बनाई गई होती हैं, चाहे वो पृथ्वी का चित्र हो या फिर सौरमंडल का चित्र बनाया गया होता है, या फिर अगर आप देखें तो छोटे बच्चों की क्लास में एप्पल वगैरह का फोटो ऐसे दिया गया होता है ताकि बच्चे देखकर उसको सीख सकें। कुछ नंबर्स ऐसे लिखे हुए होते हैं ताकि उससे वो गिनना सीख सकें। तो ये सब चीजें हैं, ये बाला का पूरा रूप है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी है दक्षिणी क्षेत्र और डी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। देखिए, स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम खेती करने का प्रचलन है, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह खेती ऐसे करते जाते हैं, एक ही जमीन पर बार बार नहीं करते। तो यह जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है, क्योंकि हमने देखा था कि मिजोरम में झूम खेती प्रचलित है, तो जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पारभासी, बी है पारदर्शी, सी है उत्तल और डी है अपारदर्शी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अपारदर्शी। कोई ऐसी वस्तु जिसमें से कि प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, बी है संवेग, सी है भार और डी है द्रव्यमान। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण एक बल है, इसलिए यह तो हो नहीं सकता क्योंकि बल जो है वो एक सदिश राशि है। संवेग भी हमारा सदिश राशि है, अतः यह भी नहीं हो सकता है। भार जो है हमारा परिवर्तित होते रहता है, जैसे अभी आप पृथ्वी पर है तो हमारा भार कुछ और है और चंद्रमा पर जाएंगे तो भार हमारा बदल सकता है, इसलिए यह भी सदिश राशि है, यह भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो जो इसका ऑप्शन डी है द्रव्यमान, ये हमारा अदिश राशि हो गया, क्योंकि द्रव्यमान जो है कभी भी किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर बीच में खाली स्थान दिया गया है पर निर्भर करता है, यानी एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखेंगे, ए है तापमान, बी है सतह क्षेत्र, सी है भार और डी है दाब। तो देखिए, जो विलेय का विघटन दर है वो सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन है पश्चिम, बी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम,
सी है दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र, डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। इसका यह सही आंसर कैसे होगा, इसको जानने के लिए हम लोग मैप की सहायता लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये राज्य हमारा बिहार हो गया। यहाँ से ऊपर यह वाला जो इधर की जो दिशा है उसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, इधर दक्षिण बोलते हैं। वैसे ही ऐसे सीधी लाइन हम लोग खींच देंगे, ये हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो गया, इसको पश्चिम बोलते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो उत्तर पश्चिम की ओर इंगित करता है। और बिहार से गोवा कहाँ है, गोवा देखेंगे आप यहाँ पे है। गोवा जो है अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि गोवा जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है जलवाष्प और डी है उपयुक्त सही। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, जलवाष्प या और CFC, ये सब जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ऑप्शन ए है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, बी है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है, सी है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है और डी है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और ठंडियों में ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जो ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट हम लोग बोलते हैं लद्दाख को, वो हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसीलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होता है और यहाँ पे सूखा ज़्यादा समय तक रहता है। देखिए हम लोग समझते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक पर्वत है और ये बादल है। यह बादल जो है पर्वत से जब टकराता है तो पर्वत के इस क्षेत्र में वर्षा कराता है, भारी वर्षा होती है यहाँ, और यहाँ पे हरियाली होती है। लेकिन पर्वत के इस तरफ वाला जो भाग है यह सूखा रह जाता है, इसी को हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। तो लद्दाख जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसलिए इस तरफ का हिस्सा जो होता है वो हरा भरा है, यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन लद्दाख जो है वो उसको वहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसीलिए वो स्थान सूखा है और साथ ही ठंडा भी है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है सल्फर, सी है क्लोरीन और डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। यह जो है वो जल के साथ अम्ल वर्षा कराता है और इसीलिए ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में सबसे धीमी होगी, किसमें सबसे धीमी होगी। ऑप्शन ए है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन बी है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो रही है और डी है सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि। तो देखिए इसमें तो सबसे ज्यादा होगा, सतह क्षेत्र भी ज्यादा है और तापमान में भी वृद्धि हो रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। हमसे पूछा गया है सबसे धीमा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सतह क्षेत्र में भी कमी है और तापमान दोनों में जब कमी हो जाएगी तो सबसे धीमा होगा वाष्पीकरण का प्रक्रिया। तो यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए है चित्रण कौशल, बी है स्थितीय कौशल, सी है ग्राफिक कौशल और डी है दिशात्मक कौशल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चित्रण कौशल, ऑप्शन ए। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। देखिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। ऑप्शन ए है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बी है जल विद्युत जो है वो सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, सी है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं और डी है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
तो देखिए, ये जो जल विद्युत होता है, ये हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करता है, यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सत्य नहीं है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, क्योंकि एक बड़े स्थान में ज्यादा पानी को जमा किया जाता है तो पर्यावरणीय प्रभाव तो होते ही हैं, यह कथन भी सत्य है। बांध के द्वारा जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो जिस स्थान पे बांध बनाया जाता है वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, उनको विस्थापन भी झेलना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपना गांव बदलना पड़ता है। तो इससे क्या है कि लोगों को अपनी जो नदी है उससे वो अलग हो जाते हैं। तो ये सी भी हमारा सही है, लेकिन क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है, बांध जो है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया था कि असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।